हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम रिवाइज करने वाले हैं सीए फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर जो 6 है उसके यूनिट नंबर 1 को। ठीक है, चैप्टर 6 जो है वो है नेशनल इनकम का और हमारे सिलेबस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर आता है हमारे एग्जाम में 15 मार्क्स के लिए, राइट। चैप्टर 6 के अंदर 2 यूनिट्स है, एक तो है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम और सेकंड है केंशियन थ्योरी। जो यूनिट फर्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम वो हम इस वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक से पॉइंट्स है कि नेशनल इनकम का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था। अपने को 2 पर्सन का नेम ध्यान रखना है, रिचर्ड स्टोन और साइमन कुजनेट्स। रिचर्ड स्टोन और साइमन कुजनेट्स, इन दोनों को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है किस फील्ड में, इकोनॉमिक्स के अंदर, राइट। नेक्स्ट, नेशनल इनकम जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो दिस रिलेटेड टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। आगे देखते हैं, नेशनल इनकम कंप्यूट करने के लिए कौन सी मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ये मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, इस मिनिस्ट्री का कौन सा डिपार्टमेंट, तो नाम याद रखना है सीएसओ। सीएसओ की फुल फॉर्म भी ध्यान रखनी है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो सीएसओ इन दिस मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपाइलेशन ऑफ नेशनल इनकम अकाउंट्स। ठीक है, जैसे नेशनल इनकम होती है ना, वैसे क्या होता है, स्टेट इनकम भी होती है। नेशनल इनकम मतलब पूरे कंट्री की इनकम, पूरे इंडिया की इनकम। स्टेट इनकम मतलब किसी पर्टिकुलर स्टेट की इनकम। तो स्टेट की इनकम कैलकुलेट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टेटिस्टिक्स, ये रिस्पॉन्सिबल है स्टेट की इनकम कंप्यूट करने के लिए। ठीक है, तो ये हमने 4 पॉइंट्स यहाँ पे देख लिए, इनसे एमसीक्यूज आ सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, आगे देखिए, यूजफुलनेस ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स की नेशनल इनकम कंप्यूट करने के क्या क्या फायदे हैं। कुछ ऐसे यहाँ पे पॉइंट्स गिवन है, वही पॉइंट्स हमें यहाँ पे कवर करने हैं। जैसे पहला पॉइंट है टू फोरकास्ट फ्यूचर डिमांड। तो नेशनल इनकम की पैटर्न से बिजनेसमैन जो होते हैं वो अपने प्रोडक्ट्स की फ्यूचर डिमांड को फोरकास्ट या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आगे, शोज कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन दी इकोनॉमी। जैसे हमारी इकोनॉमी की 3 सेक्टर्स के अंदर डिवाइडेड होती है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर। नेशनल इनकम की कंप्यूटेशन से हमें ये पता लगता है कि कौन सा सेक्टर कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। हाँ, और ये सेक्टर वाइज अपने पास इंफॉर्मेशन आ रही है, उसका यूज़ करके गवर्नमेंट क्या है, सेक्टर वाइज पॉलिसीज बना सकती है। ठीक है, यूज्ड बाय गवर्नमेंट फॉर फ्रेमिंग सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज। ठीक है, नेशनल इनकम से मेरे पास क्वांटिटेटिव डेटा आता है। ठीक है, नेशनल इनकम जो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनइक्वालिटी के बारे में भी बताता है, थ्रोज लाइट। अच्छा, ध्यान रखना है, ये जो पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है कि भाई ये बेनिफिट्स में आना चाहिए, नेगेटिव्स में आना चाहिए। ये वाला जो पॉइंट है मेरे अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि ये नेगेटिव्स में आना चाहिए। हाँ, मॉड्यूल के अंदर आगे एक टॉपिक आएगा भी, जीडीपी एंड वेलफेयर, वहाँ पे भी ये लिखा हुआ है मॉड्यूल के अंदर कि जो नेशनल इनकम अकाउंटिंग है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड इनकम इनइक्वालिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। ठीक है, आगे देखिए, इंटरनेशनल कंपैरिजन, ये सबसे कह सकते हैं आप एक अच्छा बेनिफिट है नेशनल इनकम का कि हम हमारे कंट्री की ग्रोथ को कंपेयर कर सकते हैं बाकी कंट्रीज के साथ में। आगे, प्रोवाइड्स गाइड टू मेक पॉलिसीज फॉर ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन। ठीक है, नेशनल इनकम का जो डेटा होगा उसका यूज करके गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज बना सकती है। तो सिंपल से पॉइंट्स थे, नॉट मच रेलेवेंट फॉर आवर एग्जाम। आगे देखते हैं, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है कि देखिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें 4 चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन सी 4 चीज़, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो या तो ये चारों चीज़ें मेरे पास होगी, उनको मैं यूज़ करके बिजनेस कर सकता हूँ। अगर मेरे पास नहीं है तो मुझे ये दूसरे लोगों से हायर करनी पड़ेगी। तो देखो, लैंड अगर मैं किसी और से काम करने के लिए मैंने किसी से ज़मीन किराए पे ली तो मैं उसको बदले में क्या पे करूँगा, रेंट। अगर मैंने किसी को काम पे रखा, नौकरी पे रखा, तो उसको पेमेंट कर गए वेजेस। कैपिटल को हम मतलब मैंने किसी से लोन लिया बिजनेस करने के लिए, बदले में क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर हमेशा हम क्या होंगे, खुद होंगे जो बिजनेस कर रहा है, वो अपने पास क्या रखेगा, प्रॉफिट। ठीक है, बिजनेस क्यों करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन थे, इनकी जो पेमेंट होगी उन 4 पेमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, फैक्टर पेमेंट। ठीक है, तो ये अपने को चीज़ ध्यान रखनी है। आगे, नेशनल इनकम कंप्यूट करने के लिए 3 बेसिक रूल्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं, बिल्कुल ही सिंपल से। पहला रूल क्या है कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू ग्रोस दे रखी है और उसमें से अगर मैं डेप्रिसिएशन माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या बचेगा, नेट। अच्छा, उल्टा भी हो सकता है, हाँ, नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर देते तो क्या बन जाएगा, ग्रोस, राइट। डेप्रिसिएशन का नाम क्या क्या हो सकता है, 2 नेम मैंने यहाँ लिखे हैं, क्वेश्चन में कोई और नेम भी यूज हो सकता है। देखिए, डेप्रिसिएशन, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, एसेट ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, इसी तरीके से कोई और नाम हो तो अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये डेप्रिसिएशन ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्या रूल है, सेकंड है कि अगर मेरे पास कोई डोमेस्टिक वैल्यू है उसके अंदर मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम प्रोडक्ट ऐड कर देता हूं तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा, नेशनल बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेशनल में से ये माइनस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, डोमेस्टिक बन जाएगा। तो हमें
इसका मतलब क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का कितना पैसा हमने बाहर से कमाया माइनस कितना पैसा बाहर वाले लोगों ने इंडिया से कमाया। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या हो गया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। सिंपल। आगे देखते हैं। थर्ड जो फॉर्मूला है वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड, कि फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर देंगे तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस। अच्छा, रिवर्स भी ट्रू होगा, मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर देंगे तो क्या बनेगा, फैक्टर कॉस्ट बनेगा। ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। अच्छा, टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं, दो, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल इनकम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल जीएसटी। यहां पे कौन से टैक्स की बात हो रही है, इनडायरेक्ट टैक्स की। ठीक है। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है। तो ये हमने 3 फॉर्मूलेज देखे हैं जो आगे बहुत ज्यादा काम आते हैं। आगे देखिए, सबसे पहले हमारे पास जिस टर्म की डेफिनेशन आ रही है वो है जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी। देखिए, ग्रोस का मतलब क्या है कि अभी तक इसमें से डिप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे हम डोमेस्टिक का मतलब देखते हैं। देखो, डोमेस्टिक नेशनल 2 टर्म्स होती है। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है कि अगर मैं बात कर रहा हूँ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज की जो इंडिया की बाउंड्री के अंदर बने हैं तो उसको क्या बोलेंगे, डोमेस्टिक। अच्छा, नेशनल वर्ड का मतलब क्या होता है, तो नेशनल का अंदर ये होता है कि अगर कोई इंडिया का पर्सन इंडिया के बाहर से पैसे कमा के इंडिया में भेज रहा है तो ये चीज़ डोमेस्टिक में नहीं आ रही थी क्योंकि वो पैसे अर्न कर रहे हैं इंडिया के बाहर, लेकिन ये नेशनल में आएगी। ठीक है। दूसरा, अगर कोई फॉरेन का पर्सन है, वो इंडिया में काम कर रहा है, इंडिया से पैसे कमा रहा है, इंडिया के बाहर भेज रहा है पैसे कमा के, ठीक है, तो ये चीज़ डोमेस्टिक में तो आएगी क्योंकि वो काम कहाँ पे कर रहा है, इंडिया की बाउंड्री के अंदर, लेकिन नेशनल में नहीं आएगी। नेशनल में से क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे डोमेस्टिक की बात हो रही है, मतलब इंडिया की बाउंड्री के अंदर की जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी बात कर रहे हैं। तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट नहीं, मार्केट प्राइस मतलब इसमें जीएसटी एडिड है, सब्सिडीज माइनस की हुई है। तो देखिए, डेफिनेशन है क्या जीडीपी की, इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ all final goods and services produced within the domestic territory of a country within an accounting year। बहुत सारे पॉइंट्स है, ध्यान से। पहली चीज, ये फैक्टर कॉस्ट पे नहीं है, मार्केट वैल्यू पे है। किस चीज की, फाइनल गुड्स की है, इंटरमीडिएट गुड्स की नहीं। अच्छा, फाइनल गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर क्या डिफरेंस है कि सपोज मेरे पास व्हीट फ्लोर है, ठीक है, गेहूं का आटा है मेरे पास में, और मैंने उस आटे का यूज करके बिस्किट्स बनाए हैं बेचने के लिए, तो जीडीपी में गेहूं के आटे की वैल्यू आएगी या बिस्किट्स की वैल्यू आएगी, दोनों की वैल्यू आएगी। सिर्फ बिस्किट्स की वैल्यू आएगी, आटे की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे व्हीट फ्लोर जो है वो क्या हो जाता है, वो इंटरमीडिएट गुड्स हो जाता है, और जो बिस्किट्स होते हैं वो क्या हो जाता है, फाइनल गुड्स। तो यहाँ पे सिर्फ कौन से चीज़ों की वैल्यू आएगी, फाइनल की। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई जीडीपी में सिर्फ गुड्स की वैल्यू आ रही है फिर सर्विस की, गुड्स और सर्विस दोनों की वैल्यू आ रही है। प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, जो इंडिया की बाउंड्री के अंदर जितने भी गुड्स बने उन सब की बात हो रही है विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। अच्छा, अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या हुआ कि सर जीडीपी जो है वो हम पूरे साल के लिए कैलकुलेट करते हैं। साल यहाँ पे कैलेंडर ईयर नहीं लेते आप कि 1 जनवरी से 1 दिसंबर, हम लेते हैं 1 अप्रैल से 31 मार्च। इस ईयर को हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी। ठीक है। तो जीडीपी एमपी का हमने मीनिंग देखा। अच्छा, ये डेफिनेशन बहुत ही काम की डेफिनेशन है। क्यों? क्योंकि अगर मान लो मुझे एनडीपी एमपी को डिफाइन करना हो, ये तो है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, अगर मुझे डिफाइन करना हो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, तो हम उसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? भाई डेफिनेशन सेम रहेगी, बस आगे अगर मैं लिख दूं एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, तो फिर वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एनडीपी एमपी। ठीक है, सिंपल। आगे चलते हैं। 2 टर्म्स आती है अपने पास, एक नॉमिनल जीडीपी और एक रियल जीडीपी। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसके लिए हमारे पास ये एग्जांपल है, इस एग्जांपल से समझते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में डिफरेंस। तो देखिए, हमने 2 ईयर लिखे हैं, 2024-25 और 2025-26। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान क्या रखना है, जहाँ जिस साल से हमने कैलकुलेशन स्टार्ट की हो, हमारे क्वेश्चन में, हमारे एग्जाम्पल में जहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट हो रही हो, उसको क्या बोलते हैं, बेस ईयर। मतलब इस एग्जाम्पल के अंदर बेस ईयर कितना है, 24-25। 24-25 क्या हो गया, अपना बेस ईयर हो गया। ठीक है। अब बेस ईयर के अंदर या फिर पहले साल के अंदर हमने 10 मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करे, सपोज इंडिया में 10 मोबाइल फोन बने थे, उसके अलावा कोई भी काम नहीं हुआ, ना कोई और गुड्स बने, ना कोई और सर्विस बने। एक मोबाइल फोन का प्राइस कितना था, 10,000, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी, 1 लाख। तो 1 लाख ही तो नॉमिनल जीडीपी में आएगा, 1 लाख ही रियल जीडीपी में आएगा। ठीक है, मतलब एक और कंक्लूजन याद रखनी है, बेस ईयर के अंदर नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। ठीक है। अच्छा, बेस ईयर के बाद नेक्स्ट ईयर के अंदर अगर हम देखें तो हमने तरक्की करी, हमने 10 की बजाय अब कितने फोन बनाए, 12 फोन बनाए, हमने 2 फोन फालतू बनाए। ठीक है, लेकिन 10,000 से 15,000 हो चुका था प्राइस भी। ठीक है, पहले फोन जो 10,000 का था वही सेम फोन अब कितने का मिल रहा है, 15,000 का, इन्फ्लेशन की वजह से।
तो अब देखो, अगर मैं 12 को 15,000 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आएगी 1,80,000। ये जो 1,80,000 आई है इसको बोलेंगे नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, जिसमें मैंने प्राइस करंट ईयर का यूज करा है। लेकिन अगर मैं प्राइस प्रीवियस ईयर मतलब बेस ईयर का यूज करता हूँ, 12 इंटू 10,000 करता हूँ, तो वो मेरे पास आएगा 1,20,000। ये 1,20,000 क्या है? ये है मेरी रियल जीडीपी। डिफरेंस समझ में आया क्या हुआ? देखो बेस ईयर में तो दोनों सेम ही थी, तो वहां पर कुछ पता ही नहीं लगा अपने को। लेकिन बेस से अगले ईयर के अंदर रियल जीडीपी का मतलब क्या हुआ कि क्वांटिटी तो लो करंट ईयर की, लेकिन प्राइस लो बेस ईयर का। उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू क्या आएगी? रियल जीडीपी। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी मतलब क्या हुआ? क्वांटिटी तो लो करंट ईयर की और प्राइस भी करंट ईयर का लो, तो जो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या आएगा? नॉमिनल जीडीपी। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा वो क्या आएगा? रियल जीडीपी, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, अपने इस एग्जाम्पल में तो है ना 25-26 में नॉमिनल ज़्यादा आ रही है, रियल कम आ रही है, तो क्या हमेशा ऐसा होगा कि नॉमिनल ज़्यादा होगी और रियल कम होगी? नहीं, ये डिपेंड किस पे करता है? प्राइस पे। प्राइस इंक्रीज हुआ है तो नॉमिनल इंक्रीज होगी, मतलब नॉमिनल ज़्यादा होगी, रियल कम होगी। प्राइसेस डिक्रीज हुए हैं तो नॉमिनल कम होगी, रियल क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो प्राइस पे डिपेंड करता है, सिंपल सा है। अच्छा, ये डिफरेंस है नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में। तो फॉर्मूला हमने देख ही लिया, नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या बनेगा कि भाई प्राइस लो करंट ईयर का और क्वांटिटी भी लो कौन सी? करंट ईयर की। अच्छा, रियल का फॉर्मूला क्या बनेगा? इसमें अपने को प्राइस कौन सा लेना है? बेस ईयर का। क्वांटिटी कौन से साल की लेनी है? करंट की, ठीक है, सिंपल, ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, दूसरे नाम की बात करें भाई, नॉमिनल या रियल जीडीपी के और नाम क्या क्या हो सकते हैं? तो जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी को हम क्या बोलेंगे? जीडीपी एट करंट प्राइसेस, ठीक है। रियल जीडीपी को क्या बोलते हैं? जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस, ठीक है। ये दूसरे नाम जो है वो अपने को याद रखने हैं। आगे, इन्फ्लेशन, किसमें इन्फ्लेशन इंक्लूडेड होती है, किसमें एक्सक्लूडेड? तो नॉमिनल जीडीपी के अंदर इन्फ्लेशन क्या होती है? इंक्लूडेड। रियल में से हमने जो इन्फ्लेशन है उसको हटा दिया है, इसमें क्या लिखेंगे हम? रियल जीडीपी में क्या है? इन्फ्लेशन एक्सक्लूडेड, ठीक है। आगे देखिए, रीजंस ऑफ इंक्रीज। नॉमिनल जीडीपी किन रीजंस की वजह से इंक्रीज हो रही है? चाहे क्वांटिटी में चेंज हो, चाहे प्राइस में चेंज हो, दोनों चीज़ों की वजह से नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज होती है। लेकिन जो रियल जीडीपी है ये किस वजह से इंक्रीज होगी? सिर्फ क्वांटिटी की वजह से। प्राइस में कितना ही चेंज आता रहे, प्राइस कम हो जाए, प्राइस ज़्यादा हो जाए, रियल जीडीपी को कोई लेना देना नहीं है प्राइस से। रियल जीडीपी तो भाई कहती है कि तुम क्वांटिटी इंक्रीज करो, प्राइस तो हम कौन सा लेंगे? बेस ईयर का, ठीक है। तो ये हमने दोनों के बीच का डिफरेंस भी देख लिया। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी से रिलेटेड ही एक और कंसेप्ट अपने पास में, जो कौन सा है? जीडीपी डिफ्लेटर। अच्छा, जीडीपी डिफ्लेटर का दूसरा नेम याद रखना है, जो कि है प्राइस इंडेक्स, ठीक है। ये क्या है? एक यूजफुल मेजर है इन्फ्लेशन का। सिंपली बोले तो रेशियो है किसका? नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का। तो इट इज़ अ रेशियो ऑफ नॉमिनल जीडीपी टू रियल जीडीपी ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर। जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। जीडीपी डिफ्लेटर इक्वल्स टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइड बाय रियल जीडीपी इंटू 100, राइट। अच्छा, इस फॉर्मूले से हम ये दोनों फॉर्मूलेस भी डिराइव कर सकते हैं। कैसे? देखो, अगर मेरे को रियल जीडीपी कैलकुलेट करनी है तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो नॉमिनल डिवाइड बाय डिफ्लेटर इंटू 100 क्या बन जाएगा मेरा? रियल जीडीपी का फॉर्मूला। अच्छा, नॉमिनल जीडीपी का फॉर्मूला क्या बनेगा? तो भाई डिफ्लेटर इंटू रियल डिवाइड बाय 100, ये मेरा क्या बन जाएगा? नॉमिनल का फॉर्मूला। सिंपल है। तो मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कैसे? अपने को इन तीन में से कोई भी दो चीज़ दे रखी होगी, तीसरी अपने को कैलकुलेट करनी होगी, बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, डिफ्लेटर का काम क्या होता है? देखो, डिफ्लेटर किस वर्ड से बना है? डिफ्लेट। डिफ्लेट, इन्फ्लेट का अपोजिट। इन्फ्लेट होता है इंक्रीज होना, प्राइसेस का बढ़ना, महंगाई होना। डिफ्लेट मतलब उल्टा, हमने प्राइस हटा दिए, महंगाई हटा दी। तो डिफ्लेटर का काम क्या? इट इज यूज टू डिफ्लेट, टेक इन्फ्लेशन आउट ऑफ। किससे इन्फ्लेशन बाहर निकालेंगे? नॉमिनल जीडीपी से, ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है अगला, क्या कि भाई अगर मेरे पास कंजिक्यूटिव ईयर्स का जीडीपी डिफ्लेटर है तो मैं उनका यूज करके इन्फ्लेशन रेट भी कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे? देखिए, यूजिंग जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ 2 कंजिक्यूटिव ईयर्स वी कैन कैलकुलेट इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट इन ईयर 2 क्या आएगा? जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 2 माइनस जीडीपी डिफ्लेटर ऑफ ईयर 1, मतलब कितना चेंज आया है ईयर 2 के अंदर जीडीपी डिफ्लेटर में, डिवाइड बाय ईयर 1 का जीडीपी डिफ्लेटर इंटू 100। सिंपल फॉर्मूला था। अच्छा, यहाँ पे 2 कंजिक्यूटिव ईयर्स की बात हो रही है। सपोज मुझे 5th ईयर का इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करना है, तो 5th ईयर का जीडीपी डिफ्लेटर माइनस 4th ईयर का जीडीपी डिफ्लेटर डिवाइड बाय 4th ईयर का जीडीपी डिफ्लेटर इंटू 100। तो मुझे बेस ईयर का डिफ्लेटर यूज नहीं करना इन्फ्लेशन में,
करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर का यूज़ करना है, राइट। तो ये हो गया इन्फ्लेशन रेट। उसके बाद हमने एग्जांपल देखा था, इससे हमने कैलकुलेशन भी की थी कि देखो ये सारे अपने को ईयर्स गिवन है, ये नॉमिनल जीडीपी गिवन है, ये रियल जीडीपी है, और जीडीपी डिफ्लेटर और इन्फ्लेशन रेट हमें कैलकुलेट करना था। तो ये हमने कैलकुलेट करके देखे थे कि देखो बेस ईयर कौन सा है जहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट हो रही है। 2014 अपने एग्जाम्पल का क्या होगा, बेस ईयर, ठीक है। बेस ईयर में हमने क्या देखा अभी थोड़ी देर पहले, नॉमिनल जीडीपी रियल जीडीपी दोनों क्या होगी, बराबर, 500 500। जीडीपी डिफ्लेटर और इन्फ्लेशन रेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर जीडीपी डिफ्लेटर हम कैलकुलेट करें तो देखो नॉमिनल 500, रियल भी 500 इंटू 100, तो क्या आएगा 100। एक और चीज़ याद रखनी है कि बेस ईयर में हमेशा जीडीपी डिफ्लेटर क्या होगा, 100। अच्छा, बेस ईयर में इन्फ्लेशन रेट कितना होगा, बेस ईयर में तो इन्फ्लेशन रेट हम कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है ना। इन्फ्लेशन का मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में कितना इंक्रीज हुआ, बेस ईयर से पहले अपने पास डेटा ही नहीं है, तो हम बेस ईयर के अंदर इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसे ही आप हर एक साल का जीडीपी डिफ्लेटर और इन्फ्लेशन रेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद हमने इसी एग्जाम्पल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखे थे कि भाई जीडीपी किस तरह के पॉइंट्स से अगर हम उसको रिवाइज करें तो देखिए, जीडीपी डिफ्लेटर है जो वो 100 हो सकता है, हाँ हो सकता है, कब, जब नॉमिनल और रियल बराबर हो, और बेस ईयर में 100 ही होता है, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर अगर 100 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ कि बेस ईयर के कंपैरिजन में प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। अगर जीडीपी डिफ्लेटर करंट ईयर का 100 से कम है, मतलब बेस ईयर के कंपैरिजन में प्राइसेस डिक्रीज हुए हैं। अच्छा, करंट ईयर का जीडीपी डिफ्लेटर ज़्यादा है पिछले साल के जीडीपी डिफ्लेटर से, मतलब करंट ईयर में प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं। दूसरा, करंट ईयर का जीडीपी डिफ्लेटर कम है पिछले साल के जीडीपी डिफ्लेटर से, मतलब कि करंट ईयर में प्राइसेस डिक्रीज हुए। क्या जीडीपी डिफ्लेटर जीरो हो सकता है, नहीं, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी या फिर रियल जीडीपी जीरो नहीं हो सकती। अच्छा, क्या जीडीपी डिफ्लेटर नेगेटिव हो सकता है, नहीं, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी या रियल जीडीपी नेगेटिव नहीं हो सकती। अच्छा, अगर आप बात करें इन्फ्लेशन रेट की, क्या इन्फ्लेशन रेट जीरो हो सकता है, यस हो सकता है, कब, जब प्राइसेस चेंज ना हुए हो, ठीक है। क्या इन्फ्लेशन रेट नेगेटिव हो सकता है, हाँ हो सकता है, कब, प्राइसेस जब डिक्रीज हुए हो। तो इन्फ्लेशन रेट और जीडीपी डिफ्लेटर के बारे में हमने सब कुछ जो कंसेप्ट है वो हमने कवर अप कर लिए हैं। आगे चलते हैं अब। अच्छा, ये कुछ कंप्लीट करने थे अपने को। देखिए सिंपल सी चीज़ है, जैसे एनडीपीएमपी मेरे को कैलकुलेट करना है, जीडीपीएमपी गिवन है, तो एक ही डिफरेंस है, ग्रोथ से किस पे जाना है, नेट पे जाना है, माइनस क्या करेंगे हम, डेप्रीसिएशन, सिंपल। बाकी सारी चीज़ तो सेम है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक, मार्केट प्राइस मार्केट प्राइस। अगला देखते हैं, जीडीपीएमपी से जीएनपीएमपी पे जाना है, ग्रोस ग्रोस, डोमेस्टिक से नेशनल पे हो गया, तो मतलब डोमेस्टिक से नेशनल पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। अगला देखते हैं, जीडीपी जीडीपी, लेकिन मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, तो मार्केट प्राइस में से क्या माइनस कर देंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सिंपल। फोर्थ देखिए, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है जीडीपी एमपी से, ग्रोस से नेट पे आना है, माइनस क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, प्लस क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस तो सेम, सिंपल, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट देखिए कि जीडीपी एमपी से जीएनपीएफसी पे आना है, तो ग्रोस ग्रोस कुछ नहीं करना, डोमेस्टिक नेशनल क्या करना पड़ेगा, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, मतलब क्या करना पड़ेगा, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि भाई ये देखिए एनडीपीएफसी, यही तो क्या होती है हमारी डोमेस्टिक इनकम, एनडीपीएफसी को ही तो अपन क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम, राइट। और एनएनपीएफसी ये क्या है, यही तो अपनी होती है नेशनल इनकम, ठीक है। तो ये अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, जीडीपी एमपी से क्या कैलकुलेट करना है, एनडीपीएफसी, देखिए ग्रोस से नेट पे आना है, माइनस क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन, डोमेस्टिक यहाँ पे, डोमेस्टिक यहाँ पे कुछ नहीं करना, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, तो माइनस क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, राइट। आगे चलते हैं, जीडीपी एमपी से कैलकुलेट करना है एनएनपीएफसी, नेशनल इनकम, ग्रोस से नेट पे आना है, माइनस क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन, ठीक है। डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, मतलब प्लस क्या करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, ठीक है। मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है, मतलब माइनस क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल से, जो तीन हमने जनरल रूल्स पढ़े थे ना स्टार्टिंग में, वही यूज होते हैं। कौन से तीन रूल्स है, डेप्रीसिएशन से रिलेटेड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड से रिलेटेड, और एक नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड, ठीक है। आगे चलते हैं अब, नेक्स्ट अपने पास डेफिनेशन देखिए किसकी आ रही है, पहले हमने पढ़ी थी जीडीपी एमपी की, अब क्या है, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अच्छा, एक और चीज, दो अजम्पशंस अपने को एमसीक्यू सोल्व करते हुए ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन में जीडीपी लिखा हो और ये नहीं बताया कि जीडीपी एमपी है या जीडीपी एफसी है, तो बाय डिफॉल्ट आप क्या एज्यूम करके चलेंगे कि बात किसकी हो रही है, जीडीपी एमपी की, राइट। नेक्स्ट,
अगर क्वेश्चन में जीडीपी लिखा है और ये नहीं बताया नॉमिनल है रियल है, बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलेंगे, बात किसकी हो रही है, नॉमिनल जीडीपी की। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीएनपी एमपी। तो डेफिनेशन देखिए लगभग सिमिलर है किससे, जीडीपी एमपी से। ठीक है, कुछ एडिशन अपने को मिलेगा बस इसमें। देखिए, इट इज मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। देखिए यहां तक डेफिनेशन एग्जैक्ट सेम है जीडीपी एमपी से, चेंज क्या है बस इतना पार्ट, इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब सिंपल है ना कि जीडीपी एमपी में जब आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करते हैं तो वो क्या बन जाता है, जीएनपी एमपी बन जाता है। तो वही डेफिनेशन में चेंज हुआ है। ठीक है, आगे देखिए एक और ये एग्जांपल है कि इनकम दैट आवर सिटीजन्स अर्न अब्रॉड, इंडिया के लोग जो फॉरेन से पैसा कमा के आ रहे हैं वो जीडीपी में आएगा, नहीं आएगा क्योंकि इंडिया की बाउंड्री में काम नहीं हो रहा। क्या जीएनपी में आएगा, यस, क्योंकि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। आगे देखिए, इनकम दैट फॉरेनर्स अर्न इन इंडिया, विदेश के लोग, बाहर के लोग इंडिया में आ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं और यहाँ से बाहर लेके जा रहे हैं, जीडीपी में आएगा, यस आएगा। क्यों, क्योंकि काम कहाँ हो रहा है, इंडिया की बाउंड्री के अंदर। जीएनपी में आएगा, नहीं आएगा क्योंकि फैक्टर इनकम टू अब्रॉड क्या कर देते हैं, माइनस। ठीक है, आगे देखिए, प्रॉफिट अर्नड बाय एप्पल फ्रॉम इट्स इंडियन मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस। अच्छा, एप्पल क्या इंडिया की कंपनी है, नहीं, इंडिया की कंपनी, यूएसए की कंपनी है। तो एप्पल ने इंडिया में काम किया और इंडिया से पैसे कमाए, तो भाई क्या इंडिया की जीडीपी में आएगा, यस। तो ये इंडिया की जीडीपी में तो आएगा, क्यों, क्योंकि इंडिया की बाउंड्री में काम हो रहा है। अच्छा, इंडिया की जीएनपी में आएगा, इंडिया की जीएनपी में नहीं आएगा क्योंकि ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड हो जाएगी, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यूएसए की जीडीपी में आएगा, नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि यूएसए की बाउंड्री में काम नहीं हुआ। अच्छा, यूएसए की जीएनपी में आएगा, हाँ आएगा, क्योंकि यूएसए के लोगों ने इंडिया से पैसा कमाया तो वहाँ की जीएनपी में आ जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट्स हमने देख लिए। आगे देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जीएनपी ज़्यादा होगी या जीडीपी ज़्यादा होगी, तो क्या सीधा ये बोल देंगे जीएनपी ज़्यादा होगी, नहीं। तो भाई ये कंडीशनल आंसर देना पड़ेगा कि डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा। अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज़्यादा है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड से, तो जीएनपी ज़्यादा होगी। अच्छा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज़्यादा है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से, तो जीडीपी ज़्यादा होगी। ठीक है, सिंपल। आगे देखिए, नेक्स्ट अपने पास डेफिनेशन किसकी है, एनएनपी एमपी की। ये डेफिनेशन भी सिमिलर है किससे, जीएनपी एमपी से, बस एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आ जाएगा। देखिए, इट इज़ दी मार्केट वैल्यू, किस चीज़ की, सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस करे जा रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री विद इन एन अकाउंटिंग ईयर। आगे, इंक्लूडिंग नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, कि जीएनपी एमपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एनएनपी एमपी। ठीक है, आगे देखिए, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जीडीपी एफसी। अच्छा, जीडीपी एफसी जीडीपी एमपी में डिफरेंस क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का, बाकी सारी चीज़ तो सेम ही है ना। It is the money value of output produced within a country's domestic limits in a year as received by factors of production. अच्छा, जीडीपी एफसी मतलब सिर्फ फैक्टर पेमेंट्स का सम है ये। ठीक है, कौन सी फैक्टर पेमेंट, उन गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए जो इंडिया की बाउंड्री के अंदर बने हैं। ठीक है, क्या इसमें जीएसटी ऐड किया हुआ है, नहीं, जीएसटी ऐड कर देते तो फिर तो वो जीडीपी एमपी बन जाता है, इसमें जीएसटी ऐड नहीं किया हुआ है। आगे देखिए, एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसी को ही हम क्या बोलते हैं, डोमेस्टिक इनकम। इट इज द टोटल फैक्टर इनकम अर्नड इन डोमेस्टिक टेरिटरी, सिंपल। नेशनल इनकम किसको बोलते थे, एनएनपीएफसी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इट इज द फैक्टर इनकम अक्रूइंग टू नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। इसको ही नेशनल इनकम बोलते हैं। नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में किस चीज़ का डिफरेंस होता है, सिर्फ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की। डोमेस्टिक की में ये ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाता है, नेशनल इनकम। ठीक है, आगे चलते हैं। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम मतलब पर पर्सन की इनकम कितनी है। इट इज मेजर ऑफ कंट्रीज इकोनॉमिक आउटपुट पर पर्सन, सिंपल। पूरे कंट्री की इनकम को डिवाइड कर दो किससे, कंट्री की पॉपुलेशन से। मॉड्यूल में क्या फॉर्मूला दिया हुआ है, जीडीपी एडजस्टेड बाय इन्फ्लेशन डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला और क्या हो सकता है, नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन लिखा हो, वो भी सही है फॉर्मूला। ठीक है, कुछ भी फॉर्मूला हो सकता है, हमें ऑप्शंस देखने होंगे एमसीक्यू के अंदर, जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट लगे वो हमें सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, अच्छा एक और पॉइंट ध्यान क्या रखना है, इट इज इंडिकेटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ अ कंट्री। क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ अ कंट्री। ऑप्शन दे रखे हो बहुत सारे, हमें क्या सेलेक्ट करना होगा, पर कैपिटा इनकम। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब एक और ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने पास आता है, देखो फैक्टर कॉस्ट और बेसिक फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस, ये तो हम बहुत ही बार सुनते हैं। अब एक नई टर्म अपने पास आती है जो क्या है, बेसिक प्राइस। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस और बेसिक प्राइस। अच्छा, टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और
इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, यहाँ पे इस टॉपिक के लिए हम क्या करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस को भी आगे दो टाइप में डिवाइड कर देते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस को डिवाइड कर दिया प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्शन टैक्स में। ऐसे ही सब्सिडीज को भी देखो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, प्रोडक्ट सब्सिडी और प्रोडक्शन सब्सिडी। अच्छा, मतलब डिफरेंस क्या हुआ, तो प्रोडक्ट टैक्स तो ऐसा टैक्स, ठीक है, जिसका फायदा या जिसका नुकसान जो है, मतलब जो किसको पे करना पड़ेगा, कस्टमर को पे करना पड़ेगा। प्रोडक्ट सब्सिडी ऐसा सब्सिडी जिसका फायदा किसका होगा, कस्टमर को होगा। अच्छा, प्रोडक्शन टैक्स जिसका नुकसान या किसको पे करना पड़ेगा, बिजनेसमैन को पे करना पड़ेगा, कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकते हम। ठीक है, प्रोडक्शन सब्सिडी मतलब ऐसी सब्सिडी जिसका फायदा बिजनेसमैन को होगा, कस्टमर को नहीं होगा। तो देखिए, प्रोडक्ट टैक्स, दीज टैक्सेस आर रिकवर्ड बाय सेलर फ्रॉम द कस्टमर। सेलर का नुकसान नहीं हुआ, वो खुद की जेब से पे नहीं कर रहा जीएसटी, कस्टमर से चार्ज कर रहा है। एग्जाम्पल हो गया जीएसटी। प्रोडक्शन टैक्स ये सेलर को खुद की जेब से पे करना पड़ेगा, ये हम कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। दीज टैक्सेस कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय सेलर फ्रॉम दी कस्टमर। एग्जाम्पल हो गया कार्बन टैक्स, लाइसेंस फीस। ठीक है, कार्बन टैक्स मतलब हम जितने पोल्यूशन कर रहे हैं उतना अपने ऊपर टैक्स लग रहा है, तो वो हम थोड़ी ना कस्टमर से चार्ज कर सकते हैं। जीएसटी चार्ज कर सकते हैं। जीएसटी किस में आएगा, प्रोडक्ट टैक्स में, क्योंकि हम सामने वाले से चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, कार्बन टैक्स, पोल्यूशन टैक्स, लाइसेंस फीस किस में आएगा, प्रोडक्शन टैक्स में। अब सोचो इनकम टैक्स किस में आएगा, प्रोडक्ट टैक्स या प्रोडक्शन टैक्स। इनकम टैक्स तो किसी में नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि इनकम टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स, और ये दोनों किसके सब टाइप्स है, इनडायरेक्ट टैक्स के। ठीक है, आगे चलिए। सब्सिडीज भी अपने पास दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, प्रोडक्ट सब्सिडी और प्रोडक्शन सब्सिडी। ठीक है, प्रोडक्ट सब्सिडी, कस्टमर रिसीव बेनिफिट्स ऑफ दी सब्सिडीज। मैंने बताया था प्रोडक्ट सब्सिडी का फायदा किसको होगा, कस्टमर को होगा। जैसे एलपीजी सब्सिडी है, अपने को बैंक में एलपीजी सब्सिडी मिलती है, हम क्या है, एलपीजी के कस्टमर्स है, तो हमें तो एलपीजी वाली सब्सिडी किस में आ गई, प्रोडक्ट सब्सिडी में। प्रोडक्शन सब्सिडी क्या होगी भाई, इसका बेनिफिट कस्टमर को नहीं मिलेगा, ये सेलर रखेगा अपने पास। जैसे गवर्नमेंट ने किसी पर्सन को मशीन लगाने के लिए पैसे दिए हैं, तो वो क्या पैसे अपने कस्टमर्स में बांट दे, नहीं, वो उस पैसे से मशीन लगाएगा, तो सेलर को मिलेगा फायदा, प्रोड्यूसर को मिलेगा, सेलर रिसीव बेनिफिट ऑफ दिस सब्सिडी, तो वो हो गया प्रोडक्शन सब्सिडी। ठीक है, तो अब देखो फॉर्मूला क्या बनता है, ध्यान से देखना है। फैक्टर कॉस्ट के अंदर पहले सिर्फ प्रोडक्शन वाली चीज़ एडजस्ट करो, तो वो आएगा बेसिक प्राइस। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट में प्रोडक्शन टैक्स ऐड कर दिया, प्रोडक्शन सब्सिडी माइनस कर दी, तो क्या बन गया, बेसिक प्राइस बन गया। ठीक है, बेसिक प्राइस के बाद प्रोडक्ट वाली चीज़ें और एडजस्ट कर दो कि बेसिक प्राइस प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी, तो वो क्या आ जाएगा, मार्केट प्राइस। ठीक है, देखिए दोबारा देखिए, तो फैक्टर कॉस्ट के अंदर प्रोडक्शन टैक्स और ऐड करा, प्रोडक्शन सब्सिडी माइनस करा, तो मेरे पास क्या आ गया, बेसिक प्राइस। बेसिक प्राइस के अंदर प्रोडक्ट टैक्स ऐड कर दिया, प्रोडक्ट सब्सिडी माइनस कर दी, तो क्या बन गया, मार्केट प्राइस। उल्टा भी आ सकता है, वो भी ध्यान रखना है। मार्केट प्राइस के अंदर प्रोडक्ट सब्सिडी वापस ऐड कर दो, प्रोडक्ट टैक्स वापस माइनस कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, बेसिक प्राइस। ऐसे ही बेसिक प्राइस में प्रोडक्शन सब्सिडी वापस ऐड कर दो, प्रोडक्शन टैक्स माइनस कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अच्छा, ये दोनों फॉर्मूलेज अगर अपने से पूछे जाए तो ये क्या होगा, नेट प्रोडक्ट टैक्सेस का मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज। अच्छा, नेट प्रोडक्शन टैक्सेस का मतलब क्या होगा, प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। ठीक है, तो ये हमने कंसेप्ट देख लिया, प्रोडक्ट टैक्सेस, प्रोडक्शन टैक्सेस, प्रोडक्ट सब्सिडीज और प्रोडक्शन सब्सिडीज का। आगे चलते हैं अब हम। देखिए, 3 फेजेस ऑफ इनकम है अपने पास में। ठीक है, उन 3 फेजेस के लिए अपने पास 3 मेथड्स ऑफ इनकम है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, 3 फेजेस ऑफ इनकम कौन कौन सी है, फेज ऑफ आउटपुट, फेज ऑफ इनकम, फेज ऑफ डिस्पोजिशन। मतलब एक सर्कुलर फ्लो बनता है, जिस सर्कुलर फ्लो के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, फेज ऑफ आउटपुट, फेज ऑफ इनकम, फेज ऑफ डिस्पोजिशन। देखो समझने के लिए, मैं बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, मैं गुड्स एंड सर्विसेज बना रहा हूँ, उन गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये होगी फेज ऑफ आउटपुट। अब ये जो गुड्स एंड सर्विसेज है, ये बनाने के लिए मुझको किसकी जरूरत पड़ेगी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हायर किए, उनको बदले में पेमेंट करी, फैक्टर पेमेंट करी, तो फेज ऑफ इनकम। वो इनकम किसके पास गई है, हाउस होल्ड्स के पास गई है। वो हाउस होल्ड्स क्या करेंगे, उस पैसे को जाके खर्च करेंगे अलग अलग गुड्स पे, तो फेज ऑफ डिस्पोजिशन। इन तीनों फेजेस के लिए अलग अलग मेथड्स हैं। जैसे फेज ऑफ आउटपुट के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं उसका नेम क्या है, वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड। फेज ऑफ इनकम के लिए इनकम मेथड, फेज ऑफ डिस्पोजिशन के लिए एक्सपेंडिचर मेथड। याद रखना है 3 फेजेस ऑफ इनकम है, तीनों के लिए अलग अलग इनकम के मेथड्स हैं। ठीक है, और ये जो 3 मेथड्स हैं, क्या इनसे जो इनकम हम कंप्यूट करेंगे, नेशनल इनकम, वो तीनों से सेम आएगी या अलग आएगी? तीनों से ही नेशनल इनकम क्या आएगी, हमेशा सेम आएगी। ठीक है, आगे देखिए, वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड हम सबसे पहले शुरू करते हैं। तो इस मेथड से जो मेरे को डायरेक्टली रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है, GDP-MP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, राइट। तो GDP-MP है क्या, इट इज सम ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय ऑल एंटरप्राइजेस इन एन इकोनॉमी। मतलब कई बार है ना, GDP-MP और ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस वैल्यू एडेड, इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली भी यूज किया जाता है।
तो जीडीपी कुछ नहीं है, बस सिंपल सा क्या है, पूरे इंडिया के अंदर, पूरे कंट्री के अंदर जितने भी फर्म्स है, जितने भी बिजनेस करने वाली एंटिटीज़ है, सबकी वैल्यू एडेड को टोटल कर दो, वो क्या बन जाएगा, जीडीपी। फॉर्मूला देखो क्या बन रहा है, जीडीपी इक्वल्स टू ग्रोस वैल्यू एडेड बाय प्राइमरी सेक्टर प्लस ग्रोस वैल्यू एडेड बाय सेकेंडरी सेक्टर प्लस ग्रोस वैल्यू एडेड बाय टर्शियरी सेक्टर। तीनों सेक्टर की ग्रोस वैल्यू एडेड क्या कर दी हमने, टोटल कर दी। आगे देखिए, ग्रोस वैल्यू एडेड मतलब क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या आएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब मैंने कितनी सेल करी करंट ईयर में प्लस कितना चेंज इन स्टॉक हुआ है, कितना मेरा स्टॉक इंक्रीज हुआ है। चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला सिंपल है, चेंज इन स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। और इंपोर्ट्स को क्या मानेंगे आप, इंपोर्ट्स किसका पार्ट होता है, इंटरमीडिएट कंजप्शन का। एक्सपोर्ट्स किसका पार्ट होता है, सेल्स का। तो एक्सपोर्ट को हम मानते हैं सेल्स का पार्ट, इंपोर्ट्स को मानते हैं इंटरमीडिएट कंजप्शन का पार्ट। तो एक बार सारे फॉर्मूलेस रिपीट करेंगे हम कि देखिए, चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या हुआ, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। चेंज इन स्टॉक में सेल्स ऐड कर देते हैं तो वो क्या आ जाएगा, वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन लेस कर देते हैं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रोस वैल्यू एडेड। और सभी सेक्टर्स की ग्रोस वैल्यू एडेड को ऐड कर देते हैं तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, जीडीपी एमपी। ठीक है, तो ये हमारा जो मेथड था ये कौन सा था, प्रोडक्शन मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। इसी से रिलेटेड एक दो पॉइंट्स और बचते हैं। अच्छा, नेट वैल्यू एडेड कैलकुलेट करना हो तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, सिंपल है, ग्रोस वैल्यू एडेड में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो तो वो क्या आ जाएगा, नेट वैल्यू एडेड। ठीक है, आगे चलिए। तो वैल्यू फॉलोइंग आइटम्स विल ऑल्सो बी इंक्लूड इन जीडीपी। याद रखना, एमसीक्यू के अंदर पूछे जा सकते हैं। ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट, हमने खुद के यूज़ के लिए कुछ फिक्स्ड एसेट प्रोड्यूस करे, वो भी जीडीपी में आएगा। इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजप्शन, खुद के यूज़ के लिए चाहे गुड्स प्रोड्यूस करे चाहे फिक्स एसेट प्रोड्यूस करे, दोनों अपनी नेशनल इनकम या जीडीपी में आ रहे हैं। ध्यान क्या रखना है कि भाई अगर सर्विस प्रोड्यूस हुई है खुद के कंजप्शन के लिए तो वो नेशनल इनकम में नहीं आएगी। भाई इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजप्शन नहीं आएगा, सिर्फ गुड्स या फिक्स एसेट यहाँ लिखे हुए हैं। इम्प्यूटेड रेंट भी हम कंसीडर करते हैं। रेंट दो टाइप की होती है, एक्चुअल रेंट, इम्प्यूटेड रेंट, दोनों ही नेशनल इनकम के अंदर कंसीडर की जाती है। आगे सेकंड जो अपने पास मेथड आता है नेशनल इनकम का, वो कौन सा है, इनकम मेथड। अब इनकम मेथड के दो नेम और है जो अपने को ध्यान रखने हैं, फैक्टर पेमेंट मेथड और डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। इनकम मेथड के दो नाम और, फैक्टर पेमेंट मेथड और डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। अच्छा, जैसे वैल्यू एडेड मेथड से मेरे को डायरेक्टली रिजल्ट क्या मिल रहा था, जीडीपी एमपी। इस मेथड से क्या मिलेगा, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी को ही हम क्या बोलते थे, एनडीपीएफसी को ही हम बोलते थे डोमेस्टिक इनकम। इस मेथड का फॉर्मूला देखिए क्या है, एनडीपीएफसी इक्वल्स टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तीन कंपोनेंट्स है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तीनों चीज़ों का सम क्या बन जाएगा मेरे पास, डोमेस्टिक इनकम। देखिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में मतलब क्या चीज़ें आएगी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज कुछ नहीं है, वेजेस का ही टेक्निकल नेम है जो कि अपन नेशनल इनकम में यूज़ करते हैं। देखो, वेजेस, सैलरीज, बोनस, कमीशन, अलावेंसेज, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। तो मैंने बताया था क्लास के अंदर प्रोविडेंट फंड क्या होता है। तो यहाँ पर बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड हम ऐड कर रहे हैं, एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन ऐड नहीं कर रहे। क्यों भाई, एम्प्लॉई ने खुद के पैसे जमा कराए, वो इनकम थोड़ी ना होगी। खुद के पैसे हम बैंक में जाएंगे जमा कराएंगे, क्या वो हमारी इनकम हो जाती है, नहीं। तो सिर्फ एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आएगा। दूसरा, इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ कंपनसेशन इन काइंड। एम्प्लॉयर हमें कोई भी पेमेंट करे, चाहे कैश में करे चाहे काइंड में करे, दोनों ही कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आएगी। अब एक और खास बात, पेंशन ऑफ रिटायर्ड वर्कर्स विल नॉट बी कंसीडर्ड इन कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, जो रिटायर्ड वर्कर्स होते हैं उनकी जो पेंशन है ना, वो अपने को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में कंसीडर नहीं करनी है, क्योंकि उसको क्या माना गया है यहाँ पे, उसको माना गया है ट्रांसफर इनकम। और हम नेशनल इनकम में सिर्फ कौन सी इनकम कंसीडर करते हैं, फैक्टर इनकम। ठीक है, आगे देखिए, ऑपरेटिंग सरप्लस तीन चीज़ों के सम से बनता है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट तीनों के सम से क्या बन जाता है अपने पास, ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है, रेंट के बारे में अभी आपने देखा था, कौन सी रेंट कंसीडर करेंगे, एक्चुअल या इम्प्यूटेड, दोनों, एक्चुअल भी और इम्प्यूटेड भी। इम्प्यूटेड रेंट होती क्या है, देखो मान लो मेरे पास खुद का घर है, ठीक है, तो खुद का घर है तो मुझे घर किराए पे नहीं लेना पड़ा, जो किराए की सेविंग हुई मुझे खुद के घर में रहने की वजह से, वो क्या है, इम्प्यूटेड रेंट। ठीक है, इंटरेस्ट और प्रॉफिट दो चीज़ें हो रही है। रेंट के बारे में एक पॉइंट और है, वो देखते हैं, रेंट ऑल्सो इंक्लूड्स रॉयल्टी। अच्छा, रॉयल्टी के लिए समझने के लिए अपने को क्या मानना है कि सपोज मैं कोई टेंजिबल एसेट किराए पे लेता हूँ, टेंजिबल एसेट जो बदले में पे करेंगे वो क्या हो गया, रेंट। अगर इनटेंजिबल एसेट मैंने यूज़ करने के लिए किराए पे लिया है तो उसको
उसके बदले में जो पेमेंट करेंगे वो क्या हो जाएगी, अपनी रॉयल्टी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं किसकी, इंटरेस्ट की। ओनली इंटरेस्ट ऑन प्रोडक्शन लोन्स इज कंसीडर्ड। हमने बैंक से प्रोडक्शन लोन जो लिया है, बिजनेस करने के लिए लोन लिया है, उस लोन के इंटरेस्ट को हमें कंसीडर करना है। अच्छा, मान लो जैसे मैंने व्हीकल लोन लिया, पर्सनल लोन लिया, क्या उसका इंटरेस्ट आएगा नेशनल इनकम में? उसका इंटरेस्ट नेशनल इनकम में नहीं आएगा। तो इंटरेस्ट पेड बाय गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट, इसको तो वैसे भी अपन नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं करते, इसको ट्रांसफर इनकम मान लिया जाता है। हालांकि ये चीज़ पर्सनल इनकम, प्राइवेट इनकम में आती है, लेकिन नेशनल इनकम में नहीं आती। इंटरेस्ट ऑन कंजप्शन लोन, जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना, व्हीकल लोन लिया, पर्सनल लोन लिया, इसका इंटरेस्ट नेशनल इनकम में नहीं आता। इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर, जैसे मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने किसी पर्सन से गुड्स खरीदे उधार, किराए पे खरीदे, किराए पे नहीं, गलत बोल दिया मैंने, क्रेडिट पे खरीदे। ठीक है, क्रेडिट पे खरीदे, तो अब मैं जब उसको थोड़ी दिन बाद पेमेंट करूंगा, वो मुझसे इंटरेस्ट भी चार्ज करेगा। क्या वो इंटरेस्ट नेशनल इनकम में आएगा? नहीं, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर आर नॉट कंसीडर्ड। ठीक है, आगे देखिए प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस में तीन चीज़ थी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। हमने रेंट की बात कर ली, इंटरेस्ट की बात कर ली, अब एक प्रॉफिट का फॉर्मूला है, वो भी ध्यान रखना है। प्रॉफिट मतलब तीन चीज़, कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड, रिटेन अर्निंग। ठीक है, कैसे? मतलब मान लो कोई कंपनी है, सपोज रिलायंस है, रिलायंस ने जितने पैसे कमाए होंगे, रिलायंस के ऊपर रिलायंस को उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा, मतलब कॉर्पोरेट टैक्स। अच्छा, टैक्स पे करने के बाद जो पैसा बचा, क्या रिलायंस वो सारा पैसा अपने शेयर होल्डर्स में बांट देगी कि जाओ भाई ऐश करो, मौज करो? नहीं, रिलायंस खुद के फ्यूचर के बारे में भी तो सोचेगी, खुद के पास सेव करके रखेगी, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ सकती है ना। तो भाई जो बांटा वो डिविडेंड, जो खुद के पास रख लिया वो रिटेन अर्निंग। तो डिविडेंड को और क्या बोल सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब रिटेन अर्निंग। तो तीनों को सम जब आप कर देंगे तो वो मेरे पास क्या बन जाएगा? प्रॉफिट। ठीक है, आगे चलिए। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, देखिए याद है एनडीपीएफसी के फॉर्मूले में तीन चीज थी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो ये मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ये क्या होता है कि देखो कोई पर्सन है जिसके पास चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन खुद के हैं। ठीक है, तो अब वो फैक्टर पेमेंट्स को अलग अलग क्लासीफाई नहीं कर सकता। अब उसकी इनकम को क्या बोला जाएगा? मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। फॉर एग्जांपल मान लो कि मैं ना खुद का एक सीए का ऑफिस स्टार्ट कर देता हूँ, विवेक गोयल एंड एसोसिएट्स के नाम से, राइट। अब सोचो मेरा सपोज है ना, वो ऑफिस मेरा खुद का है, मैंने किराए पे नहीं लिया हुआ। ठीक है, मैं खुद ही काम कर रहा हूँ, मैंने कोई और बंदा हायर नहीं किया हुआ, और ऑफिस में जो पैसा लगा है वो भी मैंने खुद ने इन्वेस्ट किया है, कोई मैंने लोन नहीं लिया किसी से, और एंटरप्रेन्योर मैं खुद हूँ, एंटरप्रेन्योर मैं खुद हूँ। तो अब देखो जो मैं पैसा कमाऊंगा, क्या मैं ऐसे कहूँगा कि मैं खुद को रेंट पे कर रहा हूँ, मैं खुद को सैलरी पे कर रहा हूँ, मैं खुद को इंटरेस्ट पे नहीं। तो अब इस केस में उस जो मैंने पैसा कमाया होगा उसको मैं अलग अलग फैक्टर्स इनकम में डिवाइड नहीं कर सकता, इसलिए जो मेरी इनकम होगी उसको क्या बोला जाएगा? मिक्स्ड इनकम। ठीक है, देखिए मिक्स्ड इनकम के बारे में क्या लिखा गया है? इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल लाइक लॉयर्स, ट्रेडर्स, सीएस, डॉक्टर्स, वेयर दे आर यूजिंग देयर ओन लैंड एंड लेबर एंड कैपिटल, देयर इनकम कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड इनटू डिफरेंट फैक्टर पेमेंट। सिंपल। ठीक है, आगे चलिए। ये सारी चीज़ है अपने पास में, अपने को बताना है कि नेशनल इनकम में आएगी या फिर नहीं आएगी। कैपिटल गेन्स नहीं आएंगे। विंडफॉल प्रॉफिट बताओ आएंगे नहीं आएंगे? विंडफॉल प्रॉफिट सडन प्रॉफिट हो गए, कभी कभी ऐसी इनकम होगी, नहीं आएंगे। ट्रांसफर इनकम भाई बिल्कुल नहीं आएंगे, बिल्कुल भी, सिर्फ फैक्टर इनकम आती है। सेल ऑफ सेकंड हैंड एसेट, अच्छा ये आएंगे? नहीं, ये भी नहीं आएंगे। सेल ऑफ फाइनेंशियल एसेट, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स खरीदे बेच दिए, नहीं आएंगे। पेमेंट आउट ऑफ पास्ट सेविंग्स, पिछले साल के पैसे बचा के रखे थे वो इस साल खर्च कर रहे हैं, नहीं आएंगे। कमीशन या ब्रोकरेज, हाँ ये आएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि फॉर एग्जाम्पल मैं शेयर्स खरीद रहा हूँ, शेयर्स सेल कर रहा हूँ, और कुछ प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहा हूँ, कुछ ब्रोकर का यूज़ कर रहा हूँ, जीरोधा, अपस्टेक्स, पेटीएम मनी, इनका मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो मुझे सर्विस दे रहे हैं उसके बदले में ब्रोकरेज या कमीशन चार्ज कर रहे होंगे, तो उस ब्रोकरेज या कमीशन को अपन नेशनल इनकम में ऐड करेंगे? हाँ ऐड करेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, मैंने प्लॉट खरीदा एक, और प्लॉट खरीदने के लिए मैंने डीलर को कमीशन दिया, प्रॉपर्टी डीलर को कमीशन दिया। देखो प्लॉट की वैल्यू नेशनल इनकम में नहीं आएगी, लेकिन जो डीलर को कमीशन दिया है, ब्रोकरेज दिया है, वो नेशनल इनकम में आएगी। ठीक है, तो ये वाली चीज़ नेशनल इनकम में आएगी, और ये जो ऊपर वाली 6 चीज़ें नेशनल इनकम में नहीं आएगी। आगे देखिए, थर्ड मेथड अपने पास आता है एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड का दूसरा नेम क्या हो गया? इनकम डिस्पोजल अप्रोच। अच्छा, इस मेथड से भी मेरे पास रिजल्ट क्या आता है? जीडीपी एमपी। ठीक है, देखो वैल्यू एडेड मेथड से भी रिजल्ट क्या मिल रहा था? जीडीपी एमपी। इनकम मेथड से क्या था? एनडीपीएफसी या फिर डोमेस्टिक इनकम, और एक्सपेंडिचर मेथड से क्या है? जीडीपी एमपी। अच्छा, ये मेथड और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्यों? क्योंकि जो चैप्टर 6 की यूनिट 2 है वो भी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, उसमें भी सेम फॉर्मूला यूज होता है। देखिए, दिस मेथड कंसीडर्स द डिमांड साइड ऑफ द
प्रोडक्ट्स, क्योंकि हम सारे एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर कौन करता है? कस्टमर्स, जो डिमांड करता है, ठीक है। जीडीपी एमपी का फॉर्मूला क्या है? 4 कंपोनेंट्स इसमें, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। अब एक एक करके हम सभी कंपोनेंट्स की बात करते हैं। पहला सी मतलब प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट सेक्टर की खर्चे की बात हो रही है। अब बताओ कि ये सारी चीज़ें सी में कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आएगी या फिर नहीं आएगी? गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर ओन कंजप्शन, यस, ये तो हमने पहले देख लिया था। पेमेंट फॉर सर्विसेज, सर्विसेज और गुड्स दोनों कवर होते हैं, यस। नेट एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मैंने बताया था थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, क्योंकि मॉड्यूल के अंदर इसको कंसीडर किया हुआ है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर के अंदर, तो हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, यस। कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशंस, हाँ ये भी आएगा। किसी एनजीओ का एक्सपेंडिचर है, उसको भी हम प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में कंसीडर करते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग परचेज्ड और कंस्ट्रक्टेड, भाई ये नहीं आएगा। ये क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट अपने पास क्या आता है? जी, जी बोले तो क्या? गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, या फिर इसका दूसरा नाम भी याद रखना है, पब्लिक फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो चाहे इसको आप पब्लिक फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोले, चाहे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर बोले, दोनों का मतलब क्या रहेगा? सेम। तो इसमें देखो क्या है, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ आ रही है, ठीक है। गवर्नमेंट ने पेंशन, अनएम्प्लॉयमेंट अलावेंस पे खर्चा किया, वो आएगा नहीं, क्योंकि ये क्या होती है? ये दोनों है ट्रांसफर पेमेंट, तो वो यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, गवर्नमेंट ने फ्लाईओवर्स बनवाए, क्या उसका खर्चा इसमें आएगा? तो देखिए वो भी नहीं आएगा इसमें, यहाँ पे सिर्फ कंजप्शन एक्सपेंडिचर आ रहा है। फ्लाईओवर बनाना किसमें आएगा? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के। नेक्स्ट कंपोनेंट अपने पास आई, आई मतलब क्या? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। दूसरा नेम याद रखना है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब आई जो है इसके भी 3 कंपोनेंट्स हैं, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स। फिक्स इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स। एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स मतलब क्या? हमने गोल्ड खरीदा, हमने सिल्वर खरीदा, ये किस में आएगा? एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स में। तो फिक्स इन्वेस्टमेंट देखिए, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को और क्या बोल सकते थे? ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यहाँ क्या था? ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन में ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया, ठीक है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर दिया तो मतलब वो डायरेक्टली आई की बात कर रहा है। और अगर क्वेश्चन में ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया, वो मतलब सिर्फ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। आगे इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का सिंपल फॉर्मूला, चेंजिंग स्टॉक मतलब क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, पहले आप देख चुके, सेम फॉर्मूला। एक्विजिशन ऑफ वैल्यूएबल्स मतलब परचेज ऑफ प्रीवियस प्रीशियस मेटल्स सच एज गोल्ड। आगे ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ मशीनरी, क्या आएगा? हाँ, खुद के लिए मशीन बनाई, यस, ये भी नेशनल इनकम में आएगी। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन, यस, वो भी आएगा। व्हाट इफ नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज गिवन इन क्वेश्चन? अगर क्वेश्चन में अपने को ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन गिवन होगा, तो चेंज क्या आएगा? सिर्फ ये चेंज आएगा, जीडीपी एमपी की जगह इस बार अपने को आंसर में एनडीपी एमपी मिल जाएगा, बस ये चेंज आएगा, ठीक है। लास्ट कंपोनेंट क्या था? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट्स। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। पॉजिटिव कब होगा? जो एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगे। नेगेटिव कब होगा? जो इंपोर्ट्स ज़्यादा होंगे। एक्स माइनस एम को और हम क्या बोल सकते थे? ट्रेड बैलेंस, ठीक है। तो ये हमने कवर कर लिया है तीसरा मेथड। अच्छा, ये जो तीनों मेथड से मैंने स्टार्टिंग बताया था, इनकम क्या आनी चाहिए? सेम। आइडियली ऑल 3 मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम कंप्यूटेशन शुड अराइव एट सेम फिगर, ठीक है। इनकम मेथड कौन से कंट्री के लिए सुटेबल है? ऐसे कंट्री के लिए जहां पे लोग अपनी आईटीआर फाइल करते हैं, ठीक है, सभी लोग प्रॉपरली अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। इंडिया में ये भी याद रखना है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इंडिया में किस सेक्टर में कौन सा मेथड यूज़ किया जा रहा है? इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्शन मेथड यूज़ किया जाता है। स्मॉल स्केल सेक्टर के अंदर इनकम मेथड यूज़ किया जाता है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर एक्सपेंडिचर मेथड यूज़ किया जाता है, ठीक है। एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन मेथड, स्मॉल स्केल सेक्टर में इनकम मेथड, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है, ये याद रखना है एमसीक्यू इस पर्पस के लिए। अब 2 फॉर्मूलेज हो रहे हैं, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और एक ग्रोस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। सिंपल क्या ध्यान रखना है, अगर नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम पूछा हो तो नेशनल इनकम के अंदर ट्रांसफर इनकम ऐड कर दो, वो क्या आ जाएगा? नेट नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। अच्छा, नेट नेशनल के अंदर डिप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल ऐड बैक कर देंगे, वो क्या बन जाएगा? ग्रोस नेशनल डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। आगे चलते हैं अब हमारे पास आता है पर्सनल, प्राइवेट, पर्सनल डिस्पोजेबल, ये वाली सारी इनकम्स, ये कैसे कैलकुलेट करनी होती है। देखो, जो अपने पास डोमेस्टिक इनकम होती है ना, डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक तो प्राइवेट सेक्टर की इनकम, एक पब्लिक सेक्टर की इनकम। डोमेस्टिक इनकम को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू पब्लिक सेक्टर
और दूसरा इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। अच्छा, पब्लिक सेक्टर की इनकम में दो चीज़ें आती है, ठीक है। ये दोनों नेम एक बार अपने को रीड करने हैं। क्या नाम है? इनकम ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स और दूसरा सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। इनकम ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स और सेविंग ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। अच्छा, मतलब गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट है, रेलवेज है, इन डिपार्टमेंट की इनकम, और गवर्नमेंट की कुछ कंपनीज होती हैं उसकी सेविंग क्यों? क्योंकि वो डिविडेंड भी डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो जितना डिविडेंड गया उसके बाद जो उनके पास बचा उस इनकम की बात हो रही है। जो डिविडेंड गया होगा ना इन कंपनीज के पास से, वो तो फिर प्राइवेट सेक्टर की इनकम में आएगी, ठीक है। तो ये दोनों मिला के क्या बनाते हैं? पब्लिक सेक्टर की इनकम। और पब्लिक सेक्टर की इनकम और प्राइवेट सेक्टर की इनकम मिला के क्या बनता है? डोमेस्टिक इनकम। अब ये वाली इनकम पे ध्यान रखना है, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। अब हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो क्या है? प्राइवेट इनकम है, ठीक है। अब हम नेशनल इनकम से थोड़ा आगे जा रहे हैं, वन स्टेप अहेड। तो इट इज़ अ मेजर ऑफ इनकम, बोथ फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। नेशनल इनकम में सिर्फ क्या आ रही थी? फैक्टर इनकम। प्राइवेट इनकम में फैक्टर भी आ रही है, ट्रांसफर भी आ रही है, विच एक्रूज टू प्राइवेट सेक्टर। नेशनल इनकम में प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों की इनकम थी, लेकिन प्राइवेट इनकम मतलब सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे हैं, फ्रॉम ऑल सोर्सेज विद इन एंड आउटसाइड द कंट्री। फॉर्मूला ध्यान से देखने का है। तो प्राइवेट इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे? इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। अभी थोड़ी देर पहले जो देखा था, डोमेस्टिक इनकम के दो टुकड़े किए थे, पब्लिक सेक्टर की इनकम, प्राइवेट सेक्टर की इनकम। तो जो डोमेस्टिक इनकम में से प्राइवेट सेक्टर वाला हिस्सा था वो हमने यहाँ पे कंसीडर किया। उसमें चार चीज़ें ऐड करनी है। क्या क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट और करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ये सारी चीज़ ऐड होकर अपने पास क्या बन जाएगी? प्राइवेट इनकम, ठीक है। तो क्या ये हमेशा ऐड ही होगा? देखो, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट ऐड करना है, करंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ऐड करना है। अच्छा, अगर ऐसे दे रखा हो करंट ट्रांसफर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ऐड की जगह ये क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। तो ये क्या था अपने पास? प्राइवेट इनकम। पर्सनल इनकम क्या है? अच्छा, पर्सनल इनकम प्राइवेट इनकम से कैलकुलेट करनी है, तो पर्सनल इनकम जो है प्राइवेट इनकम लेंगे हम, ठीक है। प्राइवेट इनकम के अंदर क्या करेंगे? प्राइवेट इनकम के अंदर दो चीज़ें माइनस कर देंगे। एक तो कॉर्पोरेट टैक्स जो कंपनीज को पे करना होगा, और जो कंपनीज पैसा अपने पास बचा के रखेगी, सेव करके रखेगी, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये दोनों चीज़ अगर वो माइनस कर देंगे तो मेरे पास क्या बच जाएगा? पर्सनल इनकम बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, पर्सनल इनकम का एक और फॉर्मूला दे रखा है अपने को यहाँ पे, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, मॉड्यूल में दे रखा है इसलिए मैंने यहाँ पे कंसिडर किया हो, बस एक बार रीड करेंगे उसको। पर्सनल इनकम इक्वल्स टू नेशनल इनकम प्लस इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड माइनस इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। नेशनल इनकम प्लस इनकम रिसीव्ड बट नॉट अर्नड माइनस इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। एक बार रीड कर लिया, अगर कहीं पे यूज होगा एमसीक्यूज के अंदर तो आप देख लेना, अदरवाइज नॉट मच रेलेवेंट। अच्छा, नेशनल इनकम और पर्सनल इनकम में क्या डिफरेंस है? तो देखिए, नेशनल इनकम के अंदर सिर्फ फैक्टर इनकम आ रही है, पर्सनल इनकम के अंदर फैक्टर भी है और ट्रांसफर भी है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस, नेशनल इनकम के अंदर प्राइवेट और पब्लिक दोनों सेक्टर्स की इनकम इंक्लूडेड है, पर्सनल में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की इनकम। दूसरा डिफरेंस हो गया। तीसरा, नेशनल इनकम तो मतलब कितना पैसा कमाया गया है, पर्सनल इनकम कितना पैसा रिसीव हुआ है, ठीक है। तो दोनों कंप्लीटली एक दूसरे से क्या है? अलग है। अच्छा, नेशनल इनकम से ही तो हम क्या डिराइव करते हैं? पर्सनल इनकम डिराइव करते हैं। मतलब पर्सनल इनकम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, पहले नेशनल कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसी से पर्सनल डिराइव की जाती है। आगे चलते हैं। अब एक आता है अपने पास पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अच्छा, इसके लिए मेरे को क्या चाहिएगा? पर्सनल इनकम चाहिएगी। मतलब देखो, पहले मेरे पास नेशनल या डोमेस्टिक इनकम थी, उससे प्राइवेट इनकम निकाली, फिर पर्सनल इनकम निकाली, फिर पर्सनल से अपने क्या निकालना है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। तो इट इज़ अ मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ द मनी इन हैंड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स दैट इज अवेलेबल फॉर देयर कंजप्शन और सेविंग। तो समझने के लिए मानो कि रिलायंस ने जितना पैसा कमाया वो हो गया प्राइवेट इनकम। रिलायंस से जितना पैसा मुकेश भाई को मिला, अपने मुकेश अंबानी भाई को जो पैसा मिला रिलायंस से, वो क्या हो जाएगा? प्राइवेट इनकम। अब मुकेश भाई के पास जो पैसा बचेगा खर्च करने के लिए, वो क्या हो जाएगा? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। देखिए कैसे, पर्सनल डिस्पोजेबल का फॉर्मूला क्या है? पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स माइनस नॉन टैक्स पेमेंट, फाइन्स, फीस, पेनल्टीज। तो ये जो फॉर्मूला बन गया वो क्या बन गया? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का। पर्सनल में से माइनस कर दो क्या? पर्सनल टैक्स और नॉन टैक्स पेमेंट, ठीक है, सिंपल। तो पहले प्राइवेट कैलकुलेट करना था, प्राइवेट से पर्सनल आती है, पर्सनल से पर्सनल डिस्पोजेबल आता है। आगे चलते हैं। तो सिस्टम ऑफ रीजनल अकाउंट्स इन इंडिया,
ये थ्योरी का कुछ टॉपिक आ चुका है कि देखो स्टेट इनकम को डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। जैसे हमने नेशनल इनकम देखा, डोमेस्टिक इनकम देखा, अब स्टेट इनकम की बात हो रही है। इट इज़ अ मेजर इन मॉनेटरी टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन अ स्टेट है, वहाँ था इन अ कंट्री, यहाँ इन अ स्टेट, बस ये डिफरेंस है। स्टेट इनकम यहाँ पर NSDP। आगे पर स्टेट, पर कैपिटा स्टेट इनकम, पर कैपिटा स्टेट इनकम एक बार फॉर्मूला देखेंगे सिर्फ। NSDP मतलब स्टेट इनकम डिवाइड बाय मिड ईयर प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, डिवाइड बाय मिड ईयर प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन ऑफ स्टेट। इस फॉर्मूले से मेरे पास क्या आ जाएगा, पर कैपिटा स्टेट इनकम। कैलकुलेशन करनी तो आएगी नहीं इसकी कुछ कि भाई पर कैपिटा स्टेट इनकम कैलकुलेट करो, बस फॉर्मूलाज ही ऑप्शन में दे रखा होगा, हमने सेलेक्ट करना होगा। सप्रा रीजनल सेक्टर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये टर्म जो है सप्रा रीजनल सेक्टर, ये क्या होता है कि देखो कुछ फील्ड्स या कुछ सेक्टर्स, कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जो मल्टीपल स्टेट्स में ऑपरेट करते हैं। जैसे इसमें देखो नाम दे रखे होंगे, जैसे रेलवेज है, कम्युनिकेशन है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है। अब बैंक है, अब बैंक जो है वो ये तो नहीं है ना कि एक ही स्टेट में काम कर रहा है, बैंक तो मल्टीपल स्टेट्स में काम कर रहे हैं। तो बैंक की इनकम कौन सी स्टेट में कंसीडर करेंगे, तो भाई क्या कहा गया है कि estimate for these activities are compiled for economy as a whole and allocated to the states on the basis of relevant indicators। हम पूरे उस बैंक की पूरी इंडिया की इनकम निकालेंगे और उस इनकम को अलग अलग स्टेट्स में अलोकेट किया जाएगा, ठीक है। तो बस अपने को मीनिंग ध्यान रखना है। सप्रा रीजनल सेक्टर क्या होगा, ऐसे एरियाज, ऐसे सेक्टर्स जो एक से ज़्यादा स्टेट्स के अंदर ऑपरेट करते हैं, उनको बोलते हैं सप्रा रीजनल सेक्टर्स। आगे देखते हैं, ये जो दो डेफिनेशंस हैं ये कहीं भी मॉड्यूल में गिवन नहीं है, डायरेक्टली इनका MCQs में यूज़ हुआ है, MCQs में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कंसीडर की हुई है। तो ये आपको एक बार सिर्फ रीड करनी है, ठीक है, इन दोनों डेफिनेशंस को कि रेजिडेंट यूनिट किसको बोला गया, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसको बोला गया। रेजिडेंट यूनिट के अंदर से 1 ईयर और मोर का जो टाइम पीरियड है ये याद रखना है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऐसी एक्टिविटीज जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज तो बनते हैं लेकिन मार्केट में एक्सचेंज नहीं होते, इसलिए उनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती, ठीक है। GDP एंड वेलफेयर और लिमिटेशंस एंड चैलेंजेस ऑफ नेशनल इनकम कैलकुलेशन, ये दो थ्योरी के टॉपिक्स हैं कि नेशनल इनकम के अंदर क्या क्या कमियां हैं या फिर नेशनल इनकम कंप्यूट करने के दौरान हमें क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती है। ये दोनों जो टॉपिक्स है इसके अंदर कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको मॉड्यूल के रीड करने हैं। सिंपल सी चीज़ें हैं, इसके अंदर ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 2-3 मिनट का टाइम लगेगा, आप एक बार मॉड्यूल से इसको रीड कर सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ अराउंड 50 या 51 मिनट के अंदर हमने जो चैप्टर 6 का यूनिट नंबर 1 है वो कंप्लीट रिवाइज कर लिया है।